हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। ये वीडियो इस चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का पांचवा और आखिरी भाग है। तो इससे पहले कि इस वीडियो को शुरू करें, इसमें कितने टॉपिक हैं उसको डिस्कस करना शुरू करें, इससे पहले पीछे जितने भी वीडियोज बने हैं इस चैप्टर के, उसमें कौन कौन से टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उस पर एक सरसरी नजर डालते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जीवन अवधि क्या है, लाइफ स्पैन जिसको कहते हैं। जनन क्या है, जनन के प्रकार यानी कि लैंगिक और अलैंगिक जनन यानी सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार कितने हैं उनको डिटेल में देखा गया था। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत घटनाएं कौन कौन सी होती हैं उनको हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, जिसमें क्या क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं, फर्टिलाइजेशन है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं। क्लियर। अब देखिए क्या है, इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि जब मादा शरीर के अंदर यानी फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो उसके बाद जो उत्पन्न संतान है वो क्या पूर्णतः विकसित ही बाहर निकलती है, यानी कि पूर्णतः विकसित ही संतानें जन्म लेती हैं या अविकसित रूप में भी वो जन्म लेती हैं। क्लियर। तो उसी से रिलेटेड जो टॉपिक है, यानी कुछ जंतु जो है आप लोगों ने देखा होगा कि वो अंडे देते हैं। अंडे देने का क्या मतलब है कि फर्टिलाइजेशन या निषेचन तो हो गया मादा शरीर के अंदर, लेकिन उनका पूर्णतः विकास नहीं हुआ, कुछ विकास अभी बाकी है, तभी वो बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं, अंडे दे देती है मादा। और क्या होता है कि आगे का विकास जो है उसका उस बाहर सुरक्षित स्थान पे होता है। क्लियर। और दूसरे टाइप के आप जंतु देखे होंगे जो बच्चे पैदा करते हैं यानी कि शिशु को जन्म देते हैं, सजीव प्रजक होते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि पूरा विकास जो उसका होना था, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या भ्रूणीय विकास, वो मादा शरीर के अंदर ही हो गया। क्लियर। और अब इसके बाद वो जन्म शिशु के रूप में लिया। तो इसी से रिलेटेड इस वीडियो के टॉपिक को हम लोग देखते हैं, जिसमें है पहला ओवीपेरस और दूसरा है वीवीपेरस। तो यहां देख रहे हैं आप लोग, पहला क्या लिखा गया है, ओवीपेरस एनिमल्स यानी अंड प्रजक। अंड प्रजक का मतलब सीधा सा शब्द से क्लियर हो रहा है कि अंडे देने वाले जंतु। ठीक। तो यहां लिखा गया है ओवीपेरस एनिमल्स या अंड प्रजक क्या होते हैं कि वे जंतु जो अंडे देते हैं, यानी कि जो संतान वो दे रहे हैं वो किस रूप में, अंडे के रूप में, यानी कि अभी वो पूरा विकास उनका नहीं हुआ है, अविकसित है अभी, और विकास होना बाकी है जो शरीर के बाहर होगा, मादा शरीर के बाहर। इसके एग्जाम्पल देख रहे हैं, रेप्टाइल्स हैं यानी सरीसृप हैं, बर्ड्स यानी पंछी हैं, फिशेज हैं, फ्रॉग्स हैं, स्नेक्स हैं, आ जाएंगे इसमें रेप्टाइल्स में। तो ये सारी चीजें हैं। अगला क्या पॉइंट लिखा गया कि एम्ब्रियो का विकास मादा के शरीर के अंदर नहीं होता है। वही अभी बताया गया कि मैक्सिमम क्या होता है, सामान्यतः कि जो एम्ब्रियो का पूर्ण विकास होता है वो मादा शरीर के अंदर नहीं होता है, अभी निषेचन कंप्लीट ही हुआ रहता है। थोड़े से दिन के बाद जब उसके चारों तरफ एक कवर बन जाता है तो वो मादा शरीर से बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं एक सुरक्षित स्थान पे। तो ये बात हो रही है अभी निषेचित अंडे की। तो वही लिखा गया कि एम्ब्रियो का विकास मादा के शरीर के अंदर नहीं होता है। अगला क्या है, एग्स कैन बी फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज। हाँ, ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, यहां उसको समझिएगा। जो अंडे मादा द्वारा दिए गए हैं बाहरी वातावरण में, जो अंडे दे रही है मादा, वो कैसे हो सकते हैं, फर्टिलाइज्ड भी हो सकते हैं यानी निषेचित भी हो सकते हैं, यानी कि उनका निषेचन स्पर्म ने कर दिया है, यानी कि मेल युग्मक ने, मेल जो गैमेट है उसने कर दिया है, तो वो फर्टिलाइज्ड भी हो सकते हैं भले से अविकसित रहें। और अनफर्टिलाइज्ड यानी अनिषेचित भी हो सकते हैं। अभी क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, वो अभी आगे के पॉइंट्स में डिटेल इसका क्लियर होगा। तो क्या है कि जो एग्स हैं, जो मादा ने, जो फीमेल ने दिया है अंडे, वो कैसे हो सकते हैं, फर्टिलाइज्ड भी हो सकते हैं, निषेचित भी हो सकते हैं, और अनफर्टिलाइज्ड यानी कि अनिषेचित भी हो सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि फर्टिलाइज्ड एग्स, ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी पहचान है कि अनफर्टिलाइज्ड एग और फर्टिलाइज्ड एग को कैसे पहचान लेंगे वो समझ में आ जाएगा अभी। तो फर्टिलाइज्ड एग्स जो है यानी कि निषेचित अंडे जो है, उनके ऊपर क्या होता है, एक हार्ड जो है कठोर एक खोल बन जाती है, एक कवच बन जाता है। जैसा कि मुर्गी के अंडे जो बाजार में मिलते हैं उसमें आप लोगों ने देखा होगा, जो ऊपर खोल जो होता है एक हार्ड या कठोर, वो उसकी पहचान है किसकी, फर्टिलाइज्ड एग की। तो वहां यहाँ पे यही लिखा गया कि फर्टिलाइज्ड एग्स
यानी कि जो निषेचित अंडे हैं वो क्या होते हैं कि एक कठोर कैल्शियम युक्त कवच या कैल्शियम युक्त खोल, जिसको कैलकेरियस शेल भी कहते हैं, कैलकेरियस शेल द्वारा कवर्ड रहते हैं, यानी कि चारों तरफ से आवृत रहते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि मुर्गी के अंडों को आप बाजार में देख सकते हैं। तो जो फर्टिलाइज्ड एग हैं वो कैसे होते हैं, कैल्शियम युक्त कवच से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। क्लियर। अगला क्या है, अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग हैं, अब क्योंकि कवर्ड हो गए हैं चारों तरफ से, सुरक्षित हैं, कठोर वो खोल क्यों है, उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो अब वो क्या होता है कि ऐसे जो एग हैं, जो फर्टिलाइज्ड एग हैं, वो मादा द्वारा, यहाँ वही लिखा गया कि मादा द्वारा सुरक्षित स्थान पर ये फर्टिलाइज्ड एग्स दिए जाते हैं। जो मादा है, जो फीमेल है, वो क्या करती है, उस अंडे को अपने शरीर के अंदर धारण किए रहती है। जब वो कवच बन के तैयार हो जाता है, जो कठोर कवच है कैल्शियम युक्त, तो उसको क्या करती है, लेकर के वो ढूंढती है कोई सुरक्षित स्थान जहां पे प्रीडेटर्स यानी कि शिकारी ना पहुंच पाए, और वहां जाकर के उस सुरक्षित स्थान पे उस अंडे को ले करती है, यानी कि अंडे को देती है, और उसके बाद उसको सेना शुरू करती है, और धीरे धीरे वो उसके अंदर ही विकास होता है एक निश्चित टेम्परेचर पे, और तब जाकर के उसमें से विकसित शिशु का निर्माण होता है, या उसमें से वो फोड़ करके शिशु निकलता है। ठीक। अगला क्या है, देखिए अगला है कि मादा द्वारा जल में अनफर्टिलाइज्ड एग दिए जाते हैं। अब यहां जैसे लिखा गया था कि जो एग है वो फर्टिलाइज भी हो सकता है और कैसा, अनफर्टिलाइज्ड भी हो सकता है, यानी कि अनिषेचित अंडे भी देती है मादा शरीर के बाहर। कब, अभी समझ में आ जाएगा। तो वो कहां दिया जाता है अनफर्टिलाइज्ड एग, वो दिया जाता है कहां, जल में। तो अभी पिछले वीडियोज में जब आप लोग पढ़ रहे थे बाह्य निषेचन, तो उसमें बताया गया था कि दोनों मेल और फीमेल दोनों अपना युग्मक कहां रिलीज करते हैं, बाहरी माध्यम में। और बाहरी माध्यम क्या होता है, वाटर होता है। और वाटर में जब ले कर देते हैं, यानी कि बाहर उसको निकाल देते हैं, रिलीज कर देते हैं, तब वो एक दूसरे के पास ट्रांसफर होते हैं, और वहां पे निषेचन होता है, बाह्य निषेचन में। क्लियर। तो अब क्या है कि वहां जो मादा ने अंडे दिए हैं वो कैसा है, अनफर्टिलाइज्ड है, अनिषेचित है। क्लियर। तो इसीलिए वो जल में देती है ताकि उसको माध्यम मिल जाए। अब वहां पे वो पड़ा रहेगा और वहां तक आएगा युग्मक किसका, मेल युग्मक और शुक्राणु जिसे कहते हैं, और उसको क्या करेगा, निषेचित करेगा, और तब जाकर के वो फर्टिलाइज्ड में कन्वर्ट होंगे। क्लियर। तो इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग कौन कौन देता है, इसका एग्जांपल लिख सकते हैं फिशेज, और क्या हो जाएगा, फ्रॉग्स हो जाएंगे, ये सब चीजें हो जाएंगी। क्लियर। तो दो तरह के अंडे हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, फर्टिलाइज हो सकते हैं और अनफर्टिलाइज्ड हो सकते हैं। फर्टिलाइज्ड अंडे के ऊपर क्या होता है, कैल्शियम युक्त कवच पाया जाता है, और उसे मादा किसी सुरक्षित स्थान पे देती है। लेकिन अनफर्टिलाइज्ड एग को कहां देती है, वो वाटर में देती है, ताकि वो माध्यम एक मिले उनको एक दूसरे के पास पहुंचने का, नर और मादा युग्मक के को मिलने का एक माध्यम मिले, और वहां पे फर्टिलाइजेशन हो और आगे का विकास शुरू हो। ठीक। तो ये रहा ओविपेरस एनिमल्स। अब देखते हैं वीवीपेरस एनिमल्स, या जरायुज या संतान शिशु प्रजक क्या होते हैं। अगला है वीवीपेरस एनिमल्स, यानी जरायुज, या सीधा सा कह सकते हैं शिशु को जन्म देने वाले जंतु या एनिमल्स। इसमें क्या है, तो लिखा गया जैसा कि वे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं। ओविपेरस में क्या था कि वे जंतु जो अंडे को जन्म देते हैं, अंडे देते हैं, उन्हें कहते हैं ओविपेरस। और वीवीपेरस में क्या हो जाएगा, वे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग यानी कि जो संतति है उसका पूर्णतः विकास जो है वो शरीर के, किसके शरीर के, मादा के शरीर के अंदर ही हो जाता है, और पूर्ण विकसित जो शिशु है उस रूप में वो जन्म देती है उसको प्रसव द्वारा। तो वही सारी चीजें यहाँ पे उल्लेखित की गई हैं, देखते हैं एक एक करके। तो पहला क्या हो गया, वे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वीवीपेरस एनिमल या जरायुज या सजीव प्रजक या शिशु प्रजक जंतु कहते हैं। अगला क्या है, भ्रूण का पूर्ण विकास मादा के शरीर के अंदर होता है। जैसा कि उसमें क्या था कि भ्रूण का पूर्ण विकास मादा शरीर के अंदर नहीं हो रहा था, अविकसित ही जो वो अंडे हैं वो बाहर वो देती थी मादा, और उसके बाद उसको सेना और उसके अंदर से बच्चे निकालना, ये सारी प्रक्रियाएं शरीर के बाहर होती हैं। लेकिन यहां क्या है कि भ्रूण का पूर्ण विकास मादा के शरीर के अंदर ही हो जाएगा और पूर्ण विकसित शिशु को वो जन्म देती है। अगला क्या पॉइंट है, पूर्ण विकास होने तक भ्रूण को मादा अपने शरीर में धारण करती है तथा पूर्ण विकसित हो जाने पर प्रसव द्वारा शिशु को जन्म देती है। तो वही चीज है कि पूर्ण विकसित हो जाने तक जो मादा है
वो उस भ्रूण को यानी एम्ब्रियो को अपने शरीर में धारण किए रहती है। बार बार वो सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन और ऑर्गन फॉर्मेशन के द्वारा वो एक शिशु का निर्माण वहां पे होता है मादा शरीर के अंदर। और उसके बाद जिस प्रक्रिया द्वारा वो शिशु को जन्म देती है उसे क्या कहते हैं, प्रसव। तो प्रसव द्वारा जन्म देती है शिशु को। ये सारी चीजें और भी क्लियर होंगी। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं, तो उसमें हम लोग देखेंगे इसको और डिटेल में। ठीक, अगला पॉइंट क्या है कि हाँ, यहां पे देखिएगा कि प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से जो भ्रूण का जो केयर है, देख रेख, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से भ्रूणीय देख रेख के कारण तथा उसके प्रोटेक्शन के कारण। क्यों प्रोटेक्शन, सुरक्षा के कारण? क्यों? क्योंकि मादा शरीर के अंदर तब तक है जब तक कि उसका पूर्ण विकास हो नहीं जा रहा है। तो मादा शरीर वो अपने अंदर उसको धारण किए हुए है। जो ही कोई आफत आएगी, बाहरी कोई आफत या प्रीडेटर्स आ जाएंगे, तो उसको लेकर के वो रन कर सकती है, वहां से भाग सकती है और सुरक्षा कर सकती है उस भ्रूण की। तो वही यहां लिखा गया है कि इसी कारण से जो मादा है वो अपने शरीर के अंदर उसको धारण किए हुए है भ्रूण को। तो वहां पे क्या हो रहा है, उसका प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर हो रहा है। किसके द्वारा? मादा के द्वारा। तो वही लिखा गया कि प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से भ्रूणीय देखरेख तथा सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन के कारण क्या होता है कि वीवीपैरस एनिमल्स में, यानी कि जो जरायुज वो हैं जंतु हैं, उनमें नवजात शिशु, यानी कि जो न्यूली बॉर्न बेबी है, जो नवजात शिशु प्रसव द्वारा उत्पन्न हुई है, उनके सर्वाइवल के चांसेस यानी उत्तरजीविता यानी जीवित रहने के अवसर या चांसेस अधिक होते हैं। किसकी तुलना में? ओवीपैरस की तुलना में। क्यों? क्योंकि वो शरीर के बाहर तभी निकाल दिए गए हैं मादा द्वारा जब वो अभी अविकसित थे, कहीं इधर उधर रन नहीं कर सकते हैं, उनमें अभी ऑर्गन नहीं डेवलप हुए हैं। तो प्रीडेटर्स के द्वारा वो खत्म हो सकते हैं, उनको खतरा है। फिर से कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, उसके द्वारा उनको खतरा है, जैसा हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में डिस्कस किए थे इस चीज को। ठीक, तो इसीलिए यहां लिखा गया है कि ओवीपैरस एनिमल्स की तुलना में जो वीवीपैरस एनिमल्स हैं, जो शिशु को जन्म देते हैं, उनके उत्तरजीविता के चांसेस यानी कि जीवित रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अधिक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मादा शरीर के अंदर उनका प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर होता है और प्रोटेक्शन होता है। ठीक, तो ये था वीवीपैरस एनिमल्स। अगला टॉपिक है पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक जनन। अनिषेक जनन, देखिए शब्द से ही क्लियर हो रहा है कि अनिषेक जनन का मतलब बिना निषेचन के ही जनन हो जाना। हाँ, यहाँ पे एक चीज और आप लोग पॉइंट आउट कर लीजिएगा, जैसे कि अभी जो बताया गया है वीवीपैरस एनिमल्स, उसके एग्जाम्पल बताने रह गए हैं। हालांकि स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा तो वहां लिखा गया है, तो उसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। ह्यूमंस हो जाएंगे, काउज हो जाएंगे, अगर जलीय जीवों की बात करें तो वेल्स हो जाएंगे। ये सारे उसके वीवीपैरस एनिमल्स के उदाहरण हैं, जो लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक, तो हाँ, अभी क्या डिस्कस कर रहे थे? पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक जनन। देखिए अनिषेक जनन का मतलब क्या है कि ऐसा जनन जो बिना निषेचन के, बिना फर्टिलाइजेशन के ही हो जाए जीव के अंदर। तो वही यहां लिखा गया है कि बिना निषेचन के नए जीव की उत्पत्ति, बिना निषेचन के नए जीव की उत्पत्ति को क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो कह सकते हैं क्या कि वह प्रक्रिया या वह प्रोसेस जिसके अंतर्गत ऐसे जीवों की उत्पत्ति होती है जो बिना निषेचन के ही होते हैं। ठीक, तो इसीलिए अनिषेक जनन लिखा गया है, बिना निषेचन के नए जीवों की उत्पत्ति। अगला क्या है कि अब जब निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा? फीमेल गैमेट का विकास नए जीव में हो जाएगा। कैसे? बिना फर्टिलाइजेशन के ही। अनफर्टिलाइज्ड जो फीमेल एग हैं वो नए जीव में विकसित हो जाएंगे। तो यहां वही लिखा गया कि फीमेल गैमेट का विकास नए जीव में हो जाता है। क्लियर? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? यहां पे लिखा गया है कि हनी बी यानी कि ड्रोन। देखिए हनी बी में यानी कि मधुमक्खियों में 3 तरह की कैटेगरी पाई जाती हैं, जिसमें है पहला जो क्वीन होती है, यानी कि फीमेल बी ही होती है जो फर्टाइल होती है, जो कि अंडे देती है। दूसरा जो कैटेगरी होता है वो भी फीमेल का होता है, उसको वर्कर बी कहते हैं, जो फीमेल होने के बावजूद भी कैसी होती है? स्टेराइल होती है या इनफर्टाइल होती है, यानी कि अंडे वो नहीं देती हैं। और तीसरा जो कैटेगरी होता है वो मेल का होता है, मेल बी यानी कि नर मधुमक्खी, वो होते हैं क्या? ड्रोन। ठीक, तो यहां वही लिखा गया ड्रोन। तो उसमें जो ड्रोन होते हैं, इतना ध्यान दीजिएगा, जो फीमेल बी हैं वो कैसे फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होते हैं, और जो ड्रोन है यानी कि मेल जो बी हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग से विकसित होते हैं। यानी कि कह सकते हैं आप लोग कि ड्रोन यानी कि नर मधुमक्खी के जो पिता नहीं होते हैं,
फादर नहीं होते, ये कह सकते केवल माता होती है। तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग है बी के अंदर, हनी बी के अंदर, वो डेवलप हो जाते हैं ड्रोन यानी कि नर बी के रूप में, यानी कि नर मधुमक्खी के रूप में। तो ये एग्जांपल है किसका, पार्थेनोजेनेसिस का। ठीक, अब अगला क्या है, कुछ वो है छिपकलियां भी हैं, यानी कि सम लीजर्ड्स हैं, कुछ छिपकलियां, कुछ बर्ड्स हैं, ये सब इसके उदाहरण है किसके, पार्थेनोजेनेसिस के। अगला क्या है कि सीडलेस फ्रूट्स आर फॉर्म्ड बाय पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक जनन के फलस्वरूप जो फल है वो कैसे उत्पन्न होते हैं, सीडलेस, यानी कि बीज रहित, बीज उनमें नहीं होता है। बीज रहित क्यों होते हैं, देखिए बीज का निर्माण कैसे होता है, बेसिकली ऐसे समझिए कि मेल और फीमेल गैमेट के संयुग्मन से जाइगोट बनता है ओव्यूल के अंदर, और दूसरे गैमेट के संयुग्मन से एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। इन दोनों को सम्मिलित रूप से जब फिर से मिक्स होता है, ये दोनों मिक्स होते हैं, तो यही दोनों मिलकर के सम्मिलित रूप से सीड का निर्माण करते हैं, यानी कि बीज का निर्माण करते हैं। तो जब निषेचन हुआ ही नहीं, जाइगोट बना ही नहीं, उसी से बनना है एंडोस्पर्म, ये सब संरचनाएं बनी नहीं, तो सीड बनेगा ही नहीं, इसीलिए सीडलेस फ्रूट होते हैं। जो फ्रूट होते हैं या फल जो होते हैं वो सीडलेस होते हैं। इसको और डिटेल में हम लोग अगले चैप्टर में, यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें देखेंगे। अगला क्या है कि पार्थेनोकार्पी, अगला जो टॉपिक है वो है पार्थेनोकार्पी। इसका मतलब क्या होता है कि अनिषेक फलन। अनिषेक फलन का सीधा सा मतलब समझ सकते हैं कि फल का आ जाना, यानी कि फल की उत्पत्ति हो जाना किसके, बिना निषेचन के ही। क्लियर। तो यहां क्या है कि वही लिखा गया कि बिना निषेचन के फल का निर्माण, ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाता है उसे क्या कहते हैं, अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पाइनएप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज, ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे। और यहां लिखा गया फ्रूट्स आर सीडलेस, यानी कि जो फ्रूट होते हैं वो कैसे होते हैं, बीज रहित होते हैं। यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इस का जो प्रयोग अभी है एक्सपेरिमेंटली, इसका बहुत ज्यादा करके पार्थेनोकार्पी का प्रयोग करके आज के इस समय में सीडलेस फ्रूट्स की उत्पत्ति ज्यादा की जा रही है, उनको उपज उनकी ज्यादा बढ़ाई गई है। कुछ ऐसे प्लांट्स हार्मोन्स हैं जिनके छिड़काव द्वारा या जिनके उपयोग द्वारा जो फ्रूट्स हैं वो अभी फर्टिलाइज होने ही वाले होते हैं, फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन होने ही वाला होता है, कि उन प्लांट हार्मोन का प्रयोग करके क्या करते हैं, उनको फ्रूट्स में, फ्रूटिंग में तब्दील कर देते हैं, यानी फ्रूटिंग बहुत फास्ट हो जाती है। तो बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का निर्माण होता है, जिससे क्या हो रहा है कि अपने सुविधा के लिए, जो मनुष्य है वो अपने सुविधा के लिए सीडलेस फ्रूट का निर्माण कर रहा है, इसी युक्ति का प्रयोग करके, पार्थेनोकार्पी का। ठीक, हाँ एक चीज यहां जरूर क्लियर कर लीजिएगा कि पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। सीधा से पार्थेनोजेनेसिस का मतलब कि बिना निषेचन के नए जीव का निर्माण, ठीक, और बिना निषेचन के नए फल का निर्माण, यानी फलों का निर्माण। तो ये है पार्थेनोकार्पी, यानी कि बिना निषेचन के फलों का निर्माण, और ये है पार्थेनोजेनेसिस, यानी बिना निषेचन के नए जीव का निर्माण। ठीक, तो इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा, क्योंकि यहां भी सीडलेस आया, यहां भी सीडलेस आया है, तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि दोनों एक ही है। यहां सीडलेस फ्रूट का निर्माण होना, उस प्रक्रिया को कहते हैं पार्थेनोकार्पी, और यहां भी सीडलेस फ्रूट का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ फ्रूट को नहीं वो दिया गया है, महत्व दिया गया है, यहाँ पे सीडलेस होने को महत्व दिया गया है। ठीक, तो यानी कि सीडलेस यानी कि नए जीव की उत्पत्ति कैसे हो जाना, पार्थेनोजेनेसिस के फलस्वरूप, यानी कि बिना निषेचन के फलस्वरूप, वो है पार्थेनोजेनेसिस। और यहां है बिना निषेचन के फलस्वरूप फल का निर्माण हो जाना, वो है पार्थेनोकार्पी। ठीक, तो यहां पे ये चैप्टर खत्म होता है। अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, कुछ नए पॉइंट्स के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ शीघ्र मुलाकात होगी।